वेलकम बैक टू वीएनटीवी न्यूज नेटवर्क। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को। 2 दिन की बड़ी गिरावट के बाद सोने चांदी में उछाल, मेरठ में गोल्ड फिर मजबूत। पिछले 2 दिनों में सोने में करीब 57,300 रुपए प्रति 100 ग्राम और चांदी में 45,000 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट के बाद अब दोनों की कीमतों में तेज रिकवरी देखने को मिली है। मेरठ में 24 कैरेट सोना 1,53,860 रुपए से 1,54,560 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच पहुंच गया है, जो कल के मुकाबले करीब 300 से 400 रुपए की बढ़त है। चांदी भी बढ़कर 2,85,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है, जिसमें एक दिन में करीब 10,000 रुपए प्रति किलो की तेजी आई है। महिला और युवा उद्यमियों के लिए राहत, स्वरोजगार योजनाओं पर फोकस। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के जरिए युवा और महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का मकसद स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करना और छोटे कारोबार को मजबूत करना है। खास तौर पर केमिकल और फार्मा सेक्टर से जुड़े एमएसएमई को वित्तीय और तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है, ताकि उत्पादन और निवेश बढ़ सके। इन योजनाओं के तहत युवाओं को लोन, सब्सिडी और ट्रेनिंग जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। आम आदमी के लिए ये पहल इसलिए अहम है क्योंकि इससे लोकल बिजनेस को प्रोत्साहन मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हजारों परिवारों के लिए खुशखबरी, ओटीएस 2026 से सस्ता होगा घर का सपना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओटीएस 2026 योजना की घोषणा की है, जिसके तहत आवास आवंटन से जुड़े लंबित मामलों का एकमुश्त निपटान किया जाएगा। इस योजना में बकाया राशि पर छूट दी जाएगी, जिससे लाभार्थी कम रकम में अपना भुगतान पूरा कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इसका मकसद उन परिवारों को राहत देना है जो लंबे समय से किश्त या बकाया भुगतान के कारण परेशान थे। ओटीएस 2026 के जरिए अब ऐसे लोगों को घर का मालिक बनने का सीधा मौका मिलेगा। आम आदमी के लिए ये योजना इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे हजारों प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत और स्थायी आवास की सुरक्षा मिल सकेगी। ई-केवाईसी नहीं तो पीएम किसान नहीं, फरवरी मार्च में आने वाली 22वीं किश्त पर बड़ा अपडेट। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि देश के 19 राज्यों में अब तक 8.48 करोड़ किसानों को डिजिटल फार्मर आईडी जारी की जा चुकी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के किसान भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। सरकार का कहना है कि एग्री स्टैक प्लेटफॉर्म के जरिए अब किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। इसी बीच पीएम किसान योजना की 22वीं किश्त फरवरी मार्च 2026 में आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसके लिए ई-केवाईसी और डिजिटल फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। यूपी के लाखों किसानों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपना अपडेट पूरा करवा लें, क्योंकि बिना सत्यापन के किश्त रोक दी जा सकती है। योगी सरकार की बड़ी राहत, जनता सेवा योजना में मानदेय बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता सेवा योजना में मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे इस योजना से जुड़े लाभार्थियों को अब पहले से ज्यादा आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में सेवा देने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना है। मानदेय बढ़ने से अब इन कर्मचारियों और स्वयं सेवकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे बेहतर तरीके से अपनी सेवाएं दे सकेंगे। आम आदमी के लिहाज से ये फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी। माना जा रहा है कि इस कदम से योजना से जुड़े लोगों को सम्मान के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा भी ज्यादा मिलेगी। किसानों के लिए खुशखबरी, यूपी की मंडियों में एमएसपी से ऊपर पहुंचा गेहूं का भाव। 7 फरवरी को यूपी की ज्यादातर मंडियों में गेहूं का भाव सरकारी एमएसपी से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों की तुलना में अब किसानों को बेहतर और स्थिर कीमत मिल रही है, जो उनकी आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। राजस्थान और यूपी दोनों राज्यों की मंडियों से यही संकेत मिल रहे हैं कि गेहूं के रेट में मजबूती बनी हुई है। मंडियों में आवक अच्छी रही, लेकिन इसके बावजूद भाव में गिरावट नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़त देखने को मिली है। ऐसे में 8 फरवरी को भी गेहूं बाजार का रुख किसानों के पक्ष में रहने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी के किसानों के लिए बड़ी राहत, केसीसी लोन पर अब ब्याज सरकार चुकाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर ब्याज माफी का ऐलान किया है। सरकार के मुताबिक अब केसीसी लोन पर लगने वाला ब्याज खुद सरकार चुकाएगी, जबकि किसानों को सिर्फ मूल राशि ही वापस करनी होगी। इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को भी आसान बना दिया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि महज 5 मिनट में फंड प्राप्त किया जा सकता है। ये फैसला खास तौर पर गरीब और छोटे किसानों के लिए राहत भरा माना जा रहा है, क्योंकि इससे खेती से जुड़े खर्च कम होंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से किसानों पर कर्ज का बोझ घटेगा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। हाईकोर्ट सख्त, निराधार आरोप लगाने पर 1 लाख रुपए का एग्जेम्पलरी कॉस्ट।
हाई कोर्ट ने उस मामले में 2 पक्षकारों पर 1 लाख रुपए का एग्जेम्पलरी कॉस्ट लगाया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ट्रायल जज ने शिकायतकर्ता के वकील भाई के प्रभाव में आकर NBW यानी नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था। कोर्ट ने इस आरोप को लापरवाह, निराधार और बिना सबूत का बताया। साथ ही कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह के दावे न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने ट्रांसफर याचिका को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि न्यायपालिका पर बिना ठोस आधार के आरोप लगाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाया जाएगा। तेज सर्द हवाओं से बढ़ेगी ठिठुरन, लोगों को बरतनी होगी सावधानी। 7 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना जताई जा रही है और इस दौरान बारिश के कोई खास आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में दिखेगा, जिससे ठंड में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि दिन में धूप निकल सकती है, लेकिन सुबह और रात के समय तेज सर्द हवाएं चलने से ठिठुरन महसूस होगी। ऐसे में आम लोगों को गर्म कपड़े पहनने, अलाव का सहारा लेने और स्वास्थ्य का खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को सर्दी से बचाव के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। अयोध्या के जानकी वार्ड में चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज। अयोध्या के जानकी वार्ड में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है, जिसके तहत सड़क और सार्वजनिक जगहों पर बने अवैध निर्माण हटाए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि शहर को साफ सुथरा और सुचारू यातायात वाला बनाने के लिए ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है। कई अन्य इलाकों में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी है, ताकि आम लोगों को बेहतर सड़क और सार्वजनिक सुविधाएं मिल सके। हालांकि इस कार्रवाई से प्रभावित लोगों के सामने रोजगार और रहने की समस्या भी खड़ी हो रही है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था की मांग भी तेज हो रही है, ताकि आम नागरिकों को परेशानी ना हो। यूपी में 2.39 लाख माइनॉरिटी छात्रों को स्कॉलरशिप, पढ़ाई होगी आसान। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2025-26 सत्र के लिए 2.39 लाख से ज्यादा माइनॉरिटी छात्रों को स्कॉलरशिप और फीस रिएम्बर्समेंट का लाभ दिया है। सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को पढ़ाई से जोड़कर रखना है। इस फैसले से अब हजारों परिवार आर्थिक परेशानी के बिना अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगे। आम आदमी के लिए ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे शिक्षा पर होने वाला खर्च कम होगा। माना जा रहा है कि इस योजना से लाखों परिवारों की सबसे बड़ी चिंता यानी बच्चों की पढ़ाई का बोझ काफी हद तक कम होगा। योगी सरकार सख्त, चाइनीज मांझा से मौत पर दर्ज होगा मर्डर केस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझा से होने वाली मौतों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे मामलों में सीधे मर्डर का मुकदमा दर्ज किया जाए। सरकार ने साफ किया है कि चाइनीज मांझा की बिक्री और उपयोग दोनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए छापेमारी अभियान भी तेज किया जा रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी इस तरह के मांझे की बिक्री को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है। इस फैसले का मकसद बच्चों, महिलाओं और पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, क्योंकि बीते समय में कई गंभीर हादसे सामने आ चुके हैं। प्रशासन ने पतंग उड़ाने वालों से भी अपील की है कि वे सुरक्षित मांझे का ही इस्तेमाल करें और किसी तरह की लापरवाही न बरतें। बीएसपी ने तेज की चुनावी रणनीति, प्रदेश भर के पदाधिकारी हुए शामिल। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए लखनऊ में प्रदेश भर के पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में मायावती ने जाति और धर्म की राजनीति पर निशाना लगाते हुए जनहित के मुद्दों को आगे रखने पर जोर दिया है। उन्होंने पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनावी तैयारी में जुटने का निर्देश दिया है। इस बैठक के जरिए साफ संकेत दिया गया कि बीएसपी अब 2027 को लेकर पूरी तरह एक्टिव मोड में आ चुकी है। वोटरों के लिए राहत, सिर की समय सीमा फिर बढ़ी, अब अप्रैल में फाइनल लिस्ट। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सिर की डेडलाइन चौथी बार बढ़ा दी गई है, जिसके तहत अब फाइनल वोटर लिस्ट अप्रैल में जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने क्लेम और ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया के लिए आम नागरिकों को अतिरिक्त समय दिया है, ताकि कोई भी योग्य मतदाता सूची से बाहर न रह जाए। इस दौरान लोग अपने नाम जुड़वाने, गलतियों को सुधारने और डुप्लीकेट एंट्री हटवाने का काम करा सकते हैं। आम आदमी के लिए ये मौका इसलिए अहम है क्योंकि समय रहते अपडेट न होने पर आने वाले चुनाव में वोट डालने में दिक्कत हो सकती है। प्रशासन की अपील है कि सभी नागरिक जल्द से जल्द अपनी जानकारी चेक कर लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो। गन्ना किसानों के लिए राहत की खबर, रिकॉर्ड भुगतान के बाद नई मिल की तैयारी। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 5000 टीसीडी क्षमता वाली नई चीनी मिल की संशोधित योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिस पर करीब 407 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस नई मिल से क्षेत्र में गन्ने की पेराई क्षमता बढ़ेगी और किसानों को अपना गन्ना बेचने में सहूलियत मिलेगी। बीते वर्षों में यूपी सरकार द्वारा करीब 3 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया जा चुका है, जिससे किसानों को समय पर पैसा मिला है। नई मिल के शुरू होने से भुगतान व्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। आम गन्ना किसानों के लिए ये फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे समय पर पेमेंट, बेहतर सुविधाएं और आय में स्थिरता मिलने की संभावना बढ़ेगी। घूसखोर पंडित फिल्म के विरोध में ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन, सियासी बयान तेज। उत्तर प्रदेश में फिल्म घूसखोर पंडित के खिलाफ ब्राह्मण समाज के लोगों ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे मामला सियासी बहस का विषय बन गया है।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये फिल्म ब्राह्मण समाज की छवि को गलत तरीके से पेश करती है और इससे सामाजिक भावनाएं आहत होती हैं। इस मुद्दे पर अपर्णा यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह का प्रदर्शन ठीक नहीं है और विरोध का तरीका मर्यादित होना चाहिए। वहीं शहाबुद्दीन ने फिल्म पर सीधा बैन लगाने की मांग कर दी है। बीएचयू में यूजीसी नियमों को लेकर बवाल, छात्र प्रशासन आमने सामने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में यूजीसी नियमों को लेकर छात्रों और प्रशासन के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया। इस घटना के बाद एफआईआर दर्ज की गई है, जिससे कैंपस का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। छात्रों का आरोप है कि नए नियमों से उनके शिक्षा अधिकारों पर असर पड़ रहा है और फैसले बिना पर्याप्त बातचीत के लागू किए जा रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि सभी कदम यूजीसी गाइडलाइंस के तहत उठाए जा रहे हैं। नई स्टार्टअप पॉलिसी से यूपी में टेक इनोवेशन तेज, युवाओं को नए मौके। उत्तर प्रदेश में लागू की गई डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी का असर अब साफ दिखने लगा है, जिससे राज्य में इनोवेशन और टेक आधारित स्टार्टअप्स को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है। सरकार का कहना है कि इस पॉलिसी के तहत एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक, फार्मा और एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप्स को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। खास बात यह है कि अब सिर्फ लखनऊ या नोएडा ही नहीं, बल्कि मेरठ जैसे शहर भी टेक हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी का विदेशी दौरा, टेक्नोलॉजी और निवेश पर फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय मलेशिया यात्रा पर रवाना हो गए हैं, जहां पहुंचने पर भारतीय डायस्पोरा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरे के दौरान भारत और मलेशिया के बीच व्यापार, डिफेंस और टेक्नोलॉजी सहयोग को लेकर अहम बैठकें होने वाली हैं। दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। सरकार का मानना है कि इस यात्रा से भारत को एक्सपोर्ट, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए मौके मिल सकते हैं। 15 मार्च तक सीएम युवा स्वरोजगार योजना का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत सभी जिलों को 15 मार्च तक पूरा टारगेट हासिल करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लोन, सब्सिडी और स्किल ट्रेनिंग का लाभ दिया जाना है। अधिकारियों को साफ कहा गया है कि आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाकर ग्राउंड लेवल तक युवाओं तक योजना पहुंचाई जाए। इस पहल का मकसद प्रदेश में स्वरोजगार और छोटे कारोबार को बढ़ावा देना है। महिला सहयोगी की शिकायत पर यूट्यूबर शादाब जकाती के खिलाफ केस दर्ज। मेरठ में यूट्यूबर शादाब जकाती के खिलाफ एक महिला सहयोगी की शिकायत पर इंचौली थाने में रेप की एफआईआर दर्ज की गई है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ कन्फाइनमेंट और सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घटनाएं हुई। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरी जांच की जा रही है। वहीं आरोपी शादाब जकाती ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया है। दिल्ली का कुख्यात अपराधी यूपी में ढेर, 90 से ज्यादा केस दर्ज थे। शामली में पुलिस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली का कुख्यात अपराधी मोहम्मद रेहान मारा गया, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और उसके खिलाफ 90 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक लूट की घटना के बाद बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें एक पुलिस जवान घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने घेराबंदी कर रेहान को ढेर कर दिया। मौके से हथियार और अन्य सामान भी बरामद किया गया। 2025 में 2587 से ज्यादा जानें बचीं। एनएच पर दुर्घटनाओं में बड़ी गिरावट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सड़क सुरक्षा नीतियों का असर अब साफ नजर आने लगा है, जिससे नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट और मौतों के मामलों में 11% से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में इन उपायों के चलते करीब 2587 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकी। हाईवे पर स्पीड कंट्रोल, ब्लैक स्पॉट सुधार, बेहतर साइन बोर्ड और सख्त निगरानी जैसे कदमों से दुर्घटनाओं में गिरावट आई है। प्रशासन का कहना है कि सड़क इंजीनियरिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर लगातार काम किया जा रहा है। घूसखोर पंडित पर एफआईआर दर्ज, सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ में केस। नेटफ्लिक्स प्रमोशन हटाया, रिलीज पर संकट। घूसखोर पंडित फिल्म को लेकर विवाद तेज हो गया है। ब्राह्मण समाज के विरोध के बाद सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। फिल्म के टाइटल को जातिगत अपमान बताया जा रहा है, जिसको लेकर कई शहरों में प्रदर्शन हुए। निर्देशक नीरज पांडे ने विवाद के बाद टीजर समेत प्रमोशनल कंटेंट हटा लिया है। नेटफ्लिक्स ने भी फिल्म का प्रमोशन रोक दिया है और रिलीज डेट फिलहाल टल सकती है। मायावती, वीएचपी समेत कई नेताओं ने फिल्म पर बैन की मांग की है। यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, दिल्ली कानपुर बस को कंटेनर ने मारी टक्कर, 6 की मौत और कई लोग गंभीर रूप से घायल। यमुना एक्सप्रेस वे पर मथुरा के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां दिल्ली से कानपुर जा रही एक बस को तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही 6 यात्रियों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब बस कुछ देर के लिए यात्रियों की मदद के लिए सड़क किनारे रोकी गई थी, तभी तेज रफ्तार में आ रहे कंटेनर ने नियंत्रण खोकर बस को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के पिछले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कंटेनर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस हादसे ने एक बार फिर यमुना एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरें। आप ये खबर कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा दें।